ओके बेटा, आज हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे। अपना हमारा नया चैप्टर जो है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो हमने स्टार्टिंग में जो पहला चैप्टर पढ़ा था हमने, वो हमने उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट था हमारा, मतलब एक चार्ज स्टैटिक रह करके, स्टैटिक मीन्स स्टेबल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू चैप्टर विच इज़ ए मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में बेटा, क्यों बच्चों, क्या देखो बोर्ड हो था, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, है ना। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमने चार्ज को क्या नहीं कराया था, मोशन नहीं कराया था, चार्ज का फ्लो नहीं कराया था। चार्ज को स्टैटिक रखा, स्टेबल रखा। स्टेबल चार्ज के बारे में हमने सारी स्टडी किया। हमने स्टेबल चार्ज के बारे में क्या क्या स्टडी किया बेटा, कि वो दूसरे चार्ज से फोर्स लगाता है। एक चार्ज जो पॉजिटिव का भी होता है, नेगेटिव का भी होता है, क्योंकि फोर्स से पता लगा। हमें पॉजिटिव नेगेटिव को देख करके तो पता लगेगा नहीं, हमें उसके इफेक्ट से पता लगा कि चार्जेस दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि चार्जेस के बीच में रिपल्शन का भी फोर्स था और अट्रैक्शन का भी फोर्स था। ठीक है, सामने देख के पढ़ा वो सारे सब के सब। ओके, तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का, रिपल्शन का दो तरीके का फोर्स देखा, तो हमने वहीं से कंक्लूजन निकाला चार्जेस दो तरीके से होते हैं। लेकिन चार्जेस आर स्टेबल जब चार्जेस आर स्टेबल, देन हमने देखा उसके आसपास एक इफेक्ट होता है जिस इफेक्ट का नाम हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा दैट विल एक्सपीरियंस एज अ फोर्स। क्लियर हो गया। लेकिन हमने वहाँ पे कूलम्स फोर्स पढ़ा, कूलम्स फोर्स, चार्जेस के इसमें कूलम्स फोर्स पढ़ा, या कूलम्स लॉ के हेल्प से हमने एक चार्ज है जिसका शेप क्या था, पॉइंट शेप था। एक चार्ज जिसका हमने पॉइंट शेप लिया, उस पॉइंट शेप के चार्ज की वजह से हमने उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, या उसके आसपास दूसरे पॉइंट चार्जेस पर फोर्स निकाला हमने। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 1/4π Q1 Q2 अपॉन R²। ये दोनों चार्जेस ही क्या थे, पॉइंट चार्ज। इसी से हमारा फॉर्मूला बना था 1/4πε0 Q/R²। ठीक है बेटा, यही आया था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। क्लियर हो गया, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक, आज हम बात करेंगे कि वही चार्जेस अगर मोशन करने लगे, है ना, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ देखने वाले कौन थे, ऑस्टर्ड एक टाइम पर अपना कोई इलेक्ट्रिकल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने पर सर्किट में करंट फ्लो हुए। तो करंट फ्लो होते साथ ही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कंपास निडल थे उसने डिफ्लेक्शन दिखाया। कंपास निडल शोज द डिफ्लेक्शन। कंपास निडल जैसे वही होता है जैसे हमारा टेस्ट चार्ज था। क्यों बेटा, टेस्ट चार्ज क्या करता है, किसी भी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को दिखाता है, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाएगा। ज़्यादा फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। वही काम यहाँ पे भी है कि अगर किसी पॉइंट पर हमने देखा कि वहाँ पर कंपास निडल अगर डिफ्लेक्शन देती है, तो हम बोलेंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि ऑस्टर्ड ने पता लगाया ये बात। ऑस्टर्ड ने बोला, जब उन्होंने देखा कि जैसे सर्किट ऑन किया तो सर्किट में करंट फ्लो हुआ, कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन क्यों दिया, बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये डिफ्लेक्शन नहीं देने वाली, और यहाँ तो मैंने कोई मैग्नेट नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि मैंने किया क्या है, मैं तो सिर्फ स्विच ऑन किया है, ये कंपास निडल क्यों हिली। जैसे स्विच ऑफ किया उन्होंने तो क्या ऑब्जर्व किया, कंपास निडल वापस अपनी जगह इनिशियल पोजीशन पर लौट के आ गई। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं
सर्किट में बहने वाली करंट से ही इस मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है। कंपास निडल ने जो रिफ्लेक्शन दिखाया सर्किट में बहने वाली करंट की वजह से दिखाया है। तब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, उस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि करंट कैरिंग भी इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई पुराने ज़माने में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स माना जाता था एक मैग्नेट है। नेचुरली जो मैग्नेट हमें मिलते थे उन्हें ही माना जाता था कि वही सोर्स है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक, लेकिन आज हमें ये पता है और हम जानते भी हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सिर्फ मैग्नेट नहीं है, एक करंट कैरिंग वायर भी होती है। और रियलिटी में बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक करंट कैरिंग वायर होती है। या आप बोल सकते हो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये इस चैप्टर में हम प्रूफ भी करेंगे, स्टडी करेंगे हम लोग। यह पता लगेगा इस चैप्टर में स्टडी करके कि क्या सच में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक करंट होती है। लेकिन अभी तो हम भाई फिजिक्स क्या करती है, नेचर में देखने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और उसी को एक्सप्लेन करती है। तो उन्होंने देखा क्या, फिजिक्स की आंखें कौन है, जो साइंटिस्ट हम लोग तुम जो भी है, हमने देखा, साइंटिस्ट लोगों ने देखा। बात समझ में सब बच्चों को, ठीक है। अब क्या देखा उन्होंने, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके दोनों एंड्स पे आप सेल लगाओगे, करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली द कंपास निडल डजंट शो एनी रिफ्लेक्शन, ओके। ये देखा उन्होंने, जैसे ही उन्होंने करंट फ्लो किया तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो निडल थी इसकी अब वो पोजीशन नहीं रह गई, अपनी पोजीशन से ये मुड़ गई, ठीक है। क्या देखा उन्होंने, ये मान लो कंपास निडल है, ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब करंट फ्लो स्टार्ट हो गई तो क्या देखा उन्होंने, ये ऐसे घूम गई। जैसे करंट फ्लो किया ये ऐसे घूम गई। उन्होंने क्या करा, करंट को बढ़ा दिया, करंट को बढ़ा दिया, करंट को बढ़ाने से क्या देखा, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और बड़ा हो गया, करंट को और ज़्यादा कर दिया, डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि करंट को मेजर करने का एक तरीका हमें मिल गया। क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा था कंपास निडल का। और क्या नोटिस किया उन्होंने सोचा करंट को रिवर्स करके देख लेते हैं हम लोग। उन्होंने करंट को रिवर्स किया तो क्या देखा, डिफ्लेक्शन उसके उल्टा हो गया। पहले मान लो डिफ्लेक्शन इस तरफ था, इस बार डिफ्लेक्शन उसका रिवर्स में हो गया। करंट का अमाउंट बढ़ाते गए और देखा डिफ्लेक्शन भी वो भी बढ़ता चला गया। अब समझ में आ गई नहीं आगे बात ये, ठीक है। तो वहाँ ऑक्सफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गया। तो ये हमें ये समझ में आया, फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट is also the source of magnetic field, ठीक है बेटा, है ना। अब बातें तो यहीं से स्टार्ट हो गई हैं, चीज़ें यहीं से हमारी आगे आने वाली चीज़ों पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। क्योंकि हमने देखा एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, है ना, चार्ज अगर स्टैटिक हो, चार्ज स्टैटिक, तो उससे क्या बनेगा आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज की वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही चार्ज का फ्लो हो जाए या चार्ज आ जाए मोशन में तो उससे बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने सोचा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया,
हमने सोचा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ख़त्म हो गया होगा कि वही है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, ये चार्ज मूव कर रहा है, क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। इसको हमने दो प्लेट्स के बीच में रख के देखा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज मानो मूव कर रहा है, यानी करंट है इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, प्लस से। तो क्या देखा, ये डिफ्लेक्ट हुआ अपने रास्ते से, ये अपने रास्ते से मुड़ गया। तो इसका मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि तुम मोशन कर रहे हो तो तुम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी है तो तुम मोशन कर रहे हो। अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्योंकि हमने इसको, इसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा, हमने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। क्या देखा, फिर भी मुड़ा, फिर भी घूमा, फिर भी उस पर फोर्स लगा, लेकिन कुछ दोनों में अंतर लगा हमें मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स लगाने में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगाने में अंतर लगा, कुछ डिफरेंस लगा हमें। वो क्या डिफरेंस था, यही हमें स्टडी करना है। ऐसा क्या है कि बहते हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाता है, बहते हुए चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स में और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स में कुछ अंतर था, कुछ डिफरेंस था। वो डिफरेंस हमें स्टडी करना है, आखिर वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसे हम एक तरीके से लॉरेंज फोर्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कूलम से पहले ध्यान सुनते हैं, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में हम फर्स्ट यूनिट के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। कूलम ने सबसे छोटा चीज़, जो सबसे छोटा सोर्स लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या लिया है, एक पॉइंट चार्ज। समझते हो। अब कूलम की ही, क्योंकि देखो चीज़ें सिमेट्रिकल होती हैं, आगे तक चीज़ों को उसी के बेसिस पे आगे स्टडी किया जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हमारे एक साइंटिस्ट बायोट-सेवर्ट्स। क्या नाम है, बायोट-सेवर्ट्स। वैसे इनको बियो-सावार्ट बोलते थे, बियो-सावार्ट बोला जाता था इनको, लेकिन हम जनरली अपनी बातों में, अपनी भाषा में हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बायोट-सेवर्ट्स, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट्स ने क्या किया, बायोट ने भी वही कूलम का एक फंडा अपनाया, उन्होंने क्या किया, बायोट ने बोला कि भाई कूलम ने पॉइंट चार्ज लिया था, तो मैं पॉइंट चार्ज तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, एक करंट। तो मैं भी एक बहुत छोटी सी करंट लूँगा, लेकिन करंट छोटी कैसे हो सकती है, करंट देखो, करंट बनती है मोशन ऑफ चार्जेस से, करंट बनती है मोशन ऑफ चार्जेस से बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, इस चैप्टर का बेसिक है, समझो आप। तो टुडे वी आर गोइंग अबाउट बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सेवर्ट्स लॉ, भाई कूलम ने अपने लॉ में एक छोटा सा चार्ज लिया था, जो सोर्स लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई कूलम ने इलेक्ट्रिक फील्ड से डील किया, तो बायोट ने किससे डील किया, मैग्नेटिक फील्ड से डील किया। कूलम ने पॉइंट चार्ज लिया, तो बायोट ने भी पॉइंट लिया है, लेकिन पॉइंट में करंट पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखो ये एक वायर है, उन्होंने आर्बिट्रेरी शेप की वायर ले ली, उन्होंने ले लिया, चलो ये वायर ले लिया, ये वायर ले लिया, आर्बिट्रेरी शेप की है, इसमें करंट, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है भैया। करंट में क्या होता है, चार्जेस का बहना, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करेगा करंट में, करता नहीं करता, क्यों बेटा, करंट में चार्ज हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन चेंज करने के लिए लोकेशन एक ही होनी चाहिए, लोकेशन 2 3 4 थोड़ी ज़्यादा लोकेशन होनी चाहिए, लोकेशन ज़्यादा, पोजीशन ज़्यादा होनी चाहिए, बात में नहीं है। तो करंट हमेशा वायर में बहती है,
और वायर पॉइंट में नहीं होती, वायर लेंथ में होती है। करंट हमेशा वायर में बहती है और वायर के पास लेंथ होता है। तो बायोट ने भी एक छोटा सा सोर्स लिया है मैग्नेटिक फील्ड का, कूलम्ब जैसा। वो छोटा सा सोर्स क्या लिया है, उन्होंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, डीएल एलिमेंट। इसी में बायोट की पूरी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कूलम्ब का क्या था, पॉइंट चार्ज। बायोट क्या है, छोटा सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट में क्या बह रही है, करंट बह रही है। करंट होके गई इस एलिमेंट, करंट होके गई बेटा। अब करंट के पास लेंथ है, बिल्कुल लेंथ है, लेकिन छोटा है ये, बहुत छोटा है। तो दोनों काम हो गए अपने, बस यही इसी का काम करना है। अब अपनी बायोट की कहानी स्टार्ट हो गई। क्या बोला बायोट ने, छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटा सा एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा देगा। कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ बात करें हम मैग्नेटिक फील्ड की। हमने बोला चलो ये है पॉइंट P, इस पॉइंट पे है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बायोट ने बताया इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो माना इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो dB होगा। पहली बात, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। आइडियल इज अ करंट एलिमेंट, आइडियल इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। तो बायोट ने अपने लॉ में स्मॉल करंट एलिमेंट यूज़ किया है, कूलम्ब ने अपने लॉ में यूज़ किया है पॉइंट चार्ज यूज़ किया है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके लिए क्या किया उन्होंने, तो आइडियल लिख देता हूँ इसे। अब क्या किया उन्होंने, पहले पॉइंट P को स्पेसिफाई किया। ये पॉइंट P है कहाँ पर, स्पेसिफाई करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की, किसी लोकेशन की अगर पोजीशन बतानी है तो हमने पढ़ा हुआ है पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये रहा हमारे पास, इसी से मैंने बोल दिया कि चलो ये पहले ये छोटा एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन का नहीं पता, इस छोटे से एलिमेंट की डायरेक्शन नहीं पता, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट क्या करेगा, इसकी छोटे से करंट एलिमेंट की डायरेक्शन दिखाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। और इसी से हमने ये पॉइंट P को स्पेसिफाई कर दिया। ये रहा पॉइंट P, बात समझ आ गई बेटा। ये पॉइंट P वेक्टर R दूरी पर है। अब वेक्टर R बोलने से सब कुछ क्लियर हो गया। R के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे, कि थीटा एंगल पर इधर R दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो मैग्नेटिक फील्ड किस किस के प्रोपोर्शनल है, वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चार्ज, ध्यान सुनो, पहले फिर से चार्ज पे आते हैं हम लोग, क्योंकि पुरानी चीज़ों के साथ साथ अगर हम पुराने चीज़ों से कंपेयर करके हम चीज़ें पढ़ें तो हमें वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है, क्योंकि हमारे लिए नई चीज़ है। उसको हम विद रिस्पेक्ट टू जो हमने पढ़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में बात करें तो बहुत चीज़ याद हो जाएगी। जैसे ये मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ अभी। जैसे एक चार्ज है Q चार्ज, ये अभी स्टैटिक है। मैंने बोला इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ। मैंने बोला कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देता है अपने बराबर, एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देता है अपने बराबर, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, उसके बराबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब दूर जाते हैं हम चार्ज से तो डिस्टेंस भी आता है और बीच में मीडियम भी आता है, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बराबर था वो उतना नहीं रह जाता। तो कितना हो जाता है दीपांशु, कम हो जाता है। कितना रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है, और Q बाय वो डिस्टेंस है। ये तो बताया कितना मीडियम, कौन सा मीडियम है बीच में, और साथ साथ कितना डिस्टेंस दूर है, इतना रह जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का। समझ में आई ये बात, ये ठीक। वही बात हम यहाँ करने वाले हैं। भाई कोई भी करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाती है, तो आंसर अपने बराबर। कोई भी वायर, कोई भी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड में आती है वो अपने बराबर बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर से दूर चला जाता है
वायर से बाहर निकल जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के अफेक्ट में भी आता है और पोजीशन के अफेक्ट में भी आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना रह जाता है? क्लियर हो गया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dB एट डिस्टेंस r, ये मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, पहले तो करंट के बराबर ही रहता है। अब यहाँ पे हमने करंट नहीं लिया, हमने आइडियल लिया। कितना सा करंट एलिमेंट है? आइडियल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब दूर जाते हैं तो ये अपॉन r स्क्वायर हो जाता है। साथ ही साथ मीडियम की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू अपॉन 4 पाई टाइम्स रह जाता है। तो म्यू अपॉन 4 पाई, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, म्यू अपॉन 4 पाई। क्लियर हो गया? कोई भी मीडियम ये मैग्नेटिक फील्ड आइडियल की वजह से बना, ये मैग्नेटिक फील्ड आइडियल की वजह से बना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, r डिस्टेंस पे जाने से मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर टाइम्स कम हो जाता है। साथ ही साथ मीडियम उसको चारों तरफ से 4 पाई मतलब चारों तरफ से म्यू नॉट टाइम्स कर देता है। ये म्यू नॉट टाइम्स क्या है? म्यू नॉट टाइम्स इज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैं वो फालतू बकवास नहीं कर सकता कि भैया dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये पुरानी कहानी है, हमें थोड़ा नए तरीके से पढ़ना है चीज़ों का। अब चीज़ें जैसे नई हो रही है तो हमें नई तरीके से बातें करनी है, ठीक है? तो वो प्रोपोर्शनल टू आइडियल ये सब लिख दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमें दिखता है, हम इतना जानते हैं बच्चे, आप 12th क्लास के बच्चों इतना सब जानते हैं। लेकिन ये जो म्यू अपॉन 4 पाई है, इसकी कहानी बिल्कुल मैच करती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर हो गया? बस वहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? अपॉन में। यहाँ म्यू नॉट क्या है? मल्टीप्लाई में। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई में। और वहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई दोनों में है, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ? 8.85 10⁻⁻12, ठीक है? यहाँ जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻7 दिखता है सब बच्चों को? कितनी होती है? म्यू नॉट बराबर होती है 4 पाई इंटू 10⁻7। क्लियर हो गया? अब ये नंबर 4 पाई 10⁻7 नंबर बहुत छोटा है। 10⁻7 क्या है? पॉइंट में बहुत छोटा है, दिखता है नहीं दिखता है ना बेटा? 4 पाई क्या है? जो ये 4 पाई ना, ये जैसे म्यू अपॉन 4 पाई, एक्चुअली म्यू अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है यही होती है 10⁻7। ये 4 पाई मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर। बात क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये म्यू नॉट की यूनिट क्या होनी चाहिए? म्यू नॉट की यूनिट देखो बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट? तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, वो होती है टेस्ला। सबको मालूम है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्लियर? तो अब यहाँ देखो, म्यू नॉट बराबर हो गया dV इंटू आर स्क्वायर अपॉन आइडियल। तो क्या हुआ? टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर, इकट गया तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू बाई आर स्क्वायर का। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, यही तो होती है। और मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, यही चार्ज है, वही डिस्टेंस है। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट कह रहा है। एक्सपेरिमेंट करके, कैलकुलेशन करके तब निकाला गया है। क्लियर? तो यहाँ पर
यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज़ किया बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज़ किया। क्लियर हो गया नहीं सबको? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर का रहता है और मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर रहता है। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे आइडियल है। अब समझ में आ गया बेटा? ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, इन बातों का आप याद रखना। अच्छा, अब आगे तो इसको अब आप लिखना। ठीक है, अभी चलो 1 मिनट रुको। तो हम लोग ये जान गए, इतना हम जान गए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट इज़ द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हमारा मीडियम कितना काट छाट देगा, कितना कम कर देगा, किसको, जो मैग्नेटिक फील्ड वायर से निकला। जो मैग्नेटिक फील्ड वायर से ऐसे बाहर निकला तो हमारे मीडियम ने उसको क्या कर दिया, कितना कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स कर दिया। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज से बाहर निकला था तो उसको क्या कितना कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को इतने टाइम्स करती है और मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स करती है। अब समझ में आ गया नहीं? आगे बेटा याद वंश? क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तभी तो नॉट लगाया मैंने। नॉट मतलब क्या है, जब कोई नहीं है। दूसरा मीडियम, जो अलग मीडियम होगा, भाई हमने देखा यहाँ आसपास मैंने क्या कर दिया, कागज़ भर दिया, कागज़ लगा दिया आसपास मैंने, तो देखा मैग्नेटिक फील्ड अलग हो गया। जैसे 2 मैग्नेट्स के बीच में मैंने वुडन बोर्ड डाल दिया, वुडन बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों के बीच में कम हो गई, अलग हो गई। बुक्स रख दी, कुछ और हो गया। प्लास्टिक रख दिया तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो गया। लोहा रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो गया। पता नहीं आया? तो हम ये आगे पढ़ने वाले हैं और ये हम मैग्नेटिक फील्ड को, देखो कौन मैग्नेटिक फील्ड को कितना ज़्यादा वीक करता है, कौन मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट करता है, उसको हम परमेबिलिटी से मेजर करने वाले हैं आगे। जो मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा सपोर्ट करेगा उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत काट छाट देगा, कमज़ोर कर देगा, उसकी परमेबिलिटी बहुत वीक होती है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? ठीक, चलो आगे देखेंगे हम। SI यूनिट ऑफ B क्या होती है बेटा, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आगे पढ़ोगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा आप लोगों ने, उसी से ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा आगे। क्लियर? तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पर छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बड़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। चलो अब आगे सुनो, देखो ध्यान से। अब हमने देखा इस पॉइंट P की हमने पोजीशन चेंज की, R दूरी पे यही है, लेकिन पॉइंट P को नीचे लेके आए, पॉइंट P को ऊपर लेके आए, पॉइंट P को यहाँ भी रख के देखा हमने, ये वायर की डायरेक्शन थी, हमने पॉइंट P को यहाँ भी रख के देखा और पॉइंट P को हमने यहाँ भी रख के देखा। तो पॉइंट P की हमारी कई सारी पोजीशन थी। तो क्या देखा हमने, ना तो R चेंज किया, ना हमने I चेंज किया, ना हमने DL चेंज किया, ना ही हमने मीडियम चेंज किया। क्या चेंज किया, एंगल चेंज किया। क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम पे भी गया। जैसे देखा मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था मान लो 10, लेकिन क्या देखा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर देखा मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है 10 9 8 7, यहाँ पे फिर 0, फिर 0, देखा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर घट रहा है, फिर 0। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे भी डिपेंड करता है। अब थीटा 90 करने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का जो 90 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है? साइन
साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो ये जो मैग्नीफिल होता है ये साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्होंने क्या और ऐड कर दिया, म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा भी उन्होंने और मल्टीप्लाई कर दी इसकी। अब समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो मैग्नीफिल एंगल पे भी डिपेंड करता है, एंगल के साथ भी मैग्नीफिल की वैल्यू चेंज होती है। समझ में आ गया बेटा, क्यों भाई दीपांशु, क्लियर। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस में मैग्नीफिल कितना होता है, म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब समझ में आ गया। अब मैग्नीफिल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीफिल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आर डिस्टेंस पे जो मैग्नीफिल है वो मैग्नीफिल है किस तरफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीफिल। तो मैग्नीफिल की डायरेक्शन निकालने के लिए आप मैक्सवेल्स का राइट हैंड कर्ल रूल यूज़ कर सकते हो, कर्लिंग फिंगर, ऐसे थंब रूल पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। कर्लिंग फिंगर कैसे यूज़ करना है हमें, ज़रा इसका ध्यान सुनो। ये दिखाएगा करंट की डायरेक्शन को, राइट हैंड कर्लिंग फिंगर को देखो ध्यान से, ये दिखाएगा मैग्नीफिल की डायरेक्शन को, पाम दिखाएगा ये आर को दिखाएगा, और जो मुड़ने वाली फिंगर्स हैं ये दिखाएगा आपको मैग्नीफिल की डायरेक्शन। उससे पहले ज़रा ध्यान सुन लो। आप ये बताओ दो वेक्टर के कौन से प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलता है, बताओ बेटा, दो वेक्टर के कौन से प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलता है, दो वेक्टर के कौन से प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलता है, जल्दी बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट से, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलता है। याद है सबको, 11th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब हो सकता है जब दोनों ही वेक्टर क्या हो, ए और बी क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तभी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। तीसरा, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप जब करोगे तो आपको जो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो खुद भी ए और बी के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यानी दो वेक्टर से अगर आपको वेक्टर मिलता है तो तीनों ही वेक्टर आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर हो गया। उनसे मिला हुआ वेक्टर वही परपेंडिकुलर होगा और वो दोनों वेक्टर भी आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अभी बताओ मैग्नीफिल कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीफिल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीफिल एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये मल्टीप्लाई से, बेटा वंश बार बातें करना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल माइंड डाइवर्ट होता है। मैग्नीफिल एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। म्यू अपॉन 4 पाई, आई वेक्टर नहीं है। वेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो करंट एलिमेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन किस तरफ है, देखो दिखाया मैंने टेंजेंट से, जिस तरफ करंट है उस तरफ डीएल की डायरेक्शन मान लो। डीएल एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, लेकिन आर तो नीचे है, मल्टीप्लाई कहाँ हो रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों भाई। तो मैंने क्या करा, आई डी एल ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई साइन थीटा मान लो, थीटा सपोज थीटा कितना है 90 मान लो, या चलो मत मानो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा भी साथ ले चलो। क्यों, हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। चलो, और ए बी साइन थीटा के साथ में यहाँ एन कैप भूल गए आप। एन कैप क्या बोलता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है कि जो मिलेगा वो खुद भी ए और बी पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। माना इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से सी मिला, तो सी क्या है, परपेंडिकुलर ए और बी पर। क्लियर हो गया। सुनो ध्यान से अब आगे। अब यहाँ पे आ गया डी एल और आर मल्टीप्लाई में, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, डी वेक्टर बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डी एल, ठीक। डी एल है, डी एल और आर दोनों ही मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करूँ, वेक्टर डी एल, देखो ए बी
साइन थीटा। मुझे इनके बीच में, अब इन दोनों से दो वेक्टर के, ये ए बी साइन थीटा है, इससे क्या मिलेगा मुझे, एक वेक्टर मिलेगा। तो डी और आर इंटू साइन थीटा से आपको वेक्टर मिला, ठीक है। तो मैं क्या रखूँ, डी वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर ले सकता हूँ। क्या गायब हो गया, साइन थीटा चला गया, हो गया अपॉन, ये तो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर इंटू आर आर, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात और है, मैंने यहाँ पे एन कैप लगा दिया, कोई नहीं बताएगा बेटा ये बातें, मैंने यहाँ पे एन कैप लगा दिया, हमेशा आता है। डी एल और आर दोनों ही वेक्टर हैं, दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिला। अगर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलता है तो ये दोनों वेक्टर से, अगर ये वेक्टर मिला है तो ये दोनों वेक्टर ही क्या होंगे, नॉर्मल होंगे डीपी पर। मतलब क्या है, डी एल परपेंडिकुलर है बी पर, डी बी पर, और आर भी, ये आर भी परपेंडिकुलर है, या आइडियल बोल दो, आइडियल परपेंडिकुलर होता है डी बी पर, और आर भी परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को, ठीक है। क्या बेटा, डी एल भी परपेंडिकुलर है मैट्रिफल, या बोल दो डी बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल और डी बी इज परपेंडिकुलर टू आर, होना चाहिए हमेशा। क्लियर हो गया, दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये हो गया अपना वेक्टर फॉर्म में बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायोट-सेवर्ट्स लॉ या बियोट-सावर्ट्स लॉ। लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। आप और ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब लगा सकते हो, इससे पता लग जाएगा आर हमारा क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्यूब है, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया अपना। चल अब आगे सुनो, ध्यान से देखो सब बच्चे, डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड की, थम, ये रहा थम, ये रहा आर, दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिखता है। कर्लिंग फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, ये देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन पे मैंने पेन रख दिया। ये है अपना आर, ये है अपना आर, दोनों है एक दूसरे परपेंडिकुलर। क्या ये है, क्या है, करंट, दिखता है सब बच्चों को, ठीक है। तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट में ये शर्त चाहिए कि तीनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब ये जरा सेट करो, सेट करो जरा, पहले आइडियल, आइडियल की डायरेक्शन पे थंब करो, आर की डायरेक्शन पे पाम को खोलो, अब फिंगर को मोड़ो, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखा, बोर्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बोर्ड के अंदर। ये हो गया, आसान है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, कैसे दिखाएंगे, क्रॉस से। बोर्ड के अंदर मतलब क्या है, जैसे एरो आती है, एरो अगर बोर्ड के धंस गई तो पीछे कैसे दिखता है, क्रॉस ही दिखेगा एरो का, ठीक है। अच्छा जिसमें मैं बोलूँ, इसको देखो यहाँ से, पॉइंट पी को मैं यहाँ ले आया, देखो बेटा पॉइंट पी को मैं यहाँ ले आया, पॉइंट पी को मैं यहाँ ले आया। आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट एलिमेंट, इस बार आर उधर खुलेगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड क्या दिखाओगे, अब तीर बाहर आएगा तो क्या दिखेगा, नोक दिखेगी उसकी आगे की, टिप दिखेगी, तो ऐसा दिखेगा, दिख गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे फटाफट करना है तो करंट डायरेक्शन पर रख करके गोल घुमा दो, ऐसे पता लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बताओ मेरे सामने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, तो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, उधर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, ये गोल 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 है मैग्नेटिक फील्ड ये। तो किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है, सर्कुलर, दिख रहा है ये, ऐसे ऐसा गोल घुमा रहा है,
और करंट क्या कर रही है, इस ये सर्कुलर प्लेन के, सर्कुलर प्लेन कैसा है, ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है इसके परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन कैसा है, ये ऐसा सर्कुलर, और करंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है। पता लग गया सब बच्चों को? ठीक है। क्या सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं, आसपास कहीं भी देखो। तो हमने टेस्ट किया तो करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कुलर शेप में होता है ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड होता है कंसेंट्रिक सर्कल के शेप में। लेकिन कंसेंट्रिक सर्कल ये पूरी वायर दे रही है कि एक पॉइंट, तो डेफिनेटली इस सर्कल के सेंटर पे एक वायर का एक पॉइंट ही तो होगा जिससे करंट जा रही होगी। तो उस पॉइंट की वजह से या उस डीएल एलिमेंट की वजह से ही ये शेप है कंसेंट्रिक सर्कल। अब सोचो, ऊपर वाली वायर वो अपना कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगी, नीचे वाली वायर वो अपना कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगी। अगर पूरी वायर की वजह से दिखाए तो कैसा शेप बन जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। कंसेंट्रिक सिलेंडर बोल दूं क्या, कंसेंट्रिक सिलेंडर बोल दूं। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो एक कंसेंट्रिक सिलेंडर बन जाएगा पूरा, वायर के शेप का बड़ी हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोट-सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। सो हैव यू क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बायोट-सेवर्ट्स? क्लियर हो गया सब बच्चों को, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये सब चीज़ें थी जो हमारे एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से बायोट ने अपने लॉ में बताया। ठीक है, कुछ और तो नहीं बचा इसमें? एक मिनट देख लो, सारा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए इसमें। असाइनमेंट बता दी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड बता दी मैंने, बायोट और कूलम में डिफरेंस बता दिया मैंने। चलो, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। तो हमारा, तो आपको बेटा एक काम करना है, आपको दोनों में सिमिलैरिटी कूलम्स में और बायोट में पढ़ के आनी है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं छोटा सा मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप एक काम करोगे, इसमें हैंड टू हैंड कर देता हूँ बेटा मैं, इससे तुम्हारा याद रहेगा आगे तक के लिए। देखो, आप जानते हो, देखो वैसे आप आगे पढ़ोगे अभी, लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से ही क्या बनती है, लाइट बनती है। लाइट की फ्री स्पेस में स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, यानी सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब सबसे बड़ी मजे की बात सुनो यहाँ से, 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, और μ0/4π की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷। दोनों की यूनिट लिख सकते हो आप। हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या मिला हमें। अब दोनों को डिवाइड तुम कर लोगे तो यहाँ पे आएगा 4π से 4π कट जाएगा, तो μ0 × एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा c²। मतलब ये आएगा 9 × 10⁻16। करके देखना, 7 और 9 16 हो जाएगा, 10⁻16। इसे क्या लिख सकते हो, 1/, इतना करके देखना, दोनों को डिवाइड करके देखना, 1 और 2 यही आएगा। इसे क्या लिख सकते, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसे क्या लिख सकते हो, c²। तो c बराबर क्या है, 1/√μ0 × एप्सिलॉन। ये परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की है, ये परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दोनों से बना स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ट्रैवल करते हैं, क्या है, सी से ट्रैवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेशन बनता है, किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यही से शुरुआत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि किससे चलती है, सी से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। या आगे पढ़ोगे अभी तो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना इसके बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इससे एक रिलेशन बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आप जाओ अपना
ओके, थैंक यू वेरी मच।